हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल HN एग्जाम्स पे। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। सब लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो के थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आपका यूपी PCS CSET का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन एक टॉपिक दिया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं पिछले 5-6 सालों के, वो सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। 2019 से लेकर जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे ही क्वेश्चन मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करूँगी विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये हमारी वीडियो रहेगी। इससे प्रीवियस मैंने एक आपकी मैराथन वीडियो ली थी जहाँ पे हमने इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन को 1.5-2 घंटे में पूरा समराइज कर लिया था, पूरा हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि थ्योरी भी रिविजन हो जाएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, हम शुरू करते हैं क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे, तो किसी भी मीडियम के बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो यूपी PCS के 2021 का सवाल है, जो आपसे क्या पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक मेथड ऑफ इफेक्टिव बिहेवियरल चेंज, यानी कि निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत परिविधि कौन सी है? संप्रेषण होती है, अभिलेखन होती है, इष्टतम विश्राम होती है, या फिर लयबद्ध मूल्यांकन होता है। यानी कि बेसिक मेथड ऑफ इफेक्टिव बिहेवियरल चेंजेस कौन से होते हैं? कम्युनिकेशन, रिकॉर्डिंग, ऑप्टिमल टेस्ट, ऑप्टिमल रेस्ट, या फिर रिदमिक इवेल्युएशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कि बेसिक मेथड ऑफ इफेक्टिव बिहेवियरल चेंजेस होते हैं कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण। अब संप्रेषण इसका आंसर कैसे है, कम्युनिकेशन इसका आंसर कैसे है? तो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत परिविधि कौन सी है? तो आपके व्यवहार परिवर्तन को कौन प्रभावित करता है? संप्रेषण प्रभावित करता है, कम्युनिकेशन प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2022 का यूपी PCS का सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अ प्रेस रिलीज, यानी कि प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार होता है? सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कम्युनिकेशन, अंतर्व्यक्तिक इंटरपर्सनल, अंतःव्यक्तिक इंट्रापर्सनल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखे थे ना स्टार्टिंग में, मैंने आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, या फिर आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, सारी चीज़ें आपके साथ में मैंने डिस्कस करी थी। ठीक है, उससे ही जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है कि जो प्रेस विज्ञप्ति रिलीज होती है, जो प्रेस रिलीज होता है वो किस प्रकार का संचार है? तो क्या प्रेस रिलीज 2 लोगों के बीच में होता है क्या? नहीं। तो इंटरपर्सनल तो होगा नहीं। क्या प्रेस विज्ञप्ति सिर्फ खुद के साथ में, खुद के मन में होती है? नहीं। तो इंट्रापर्सनल भी नहीं होगा। तो ये किसके साथ में होती है? ये पब्लिक के साथ में, यानी कि सार्वजनिक प्रेस रिलीज हम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेस रिलीज जो होता है वो एक पब्लिक के लिए होता है, सार्वजनिक लोगों के लिए होता है, ना कि इंटरपर्सनल के लिए होता है, ना कि इंट्रापर्सनल के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपी PCS 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्व्यक्तिक पारस्परिक क्रिया का कौशल नहीं है? पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक शक्ति, एम्पैथी यानी कि तदनुभूति, या फिर शिष्टाचार यानी कि कर्टसी। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पे हम 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में संचार होता है उसको हम कहते हैं अंतर्व्यक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अभी आपको बताना है कि इंटरपर्सनल इंटरेक्शन की स्किल इनमें से कौन सी नहीं है। जब भी आप किसी दूसरे से बात करोगे तो कौन से कौशल का इस्तेमाल इसमें नहीं करोगे वो आपको चूज करके बताना है। सकारात्मक सोच रखोगे या फिर नहीं रखोगे? डेफिनेटली रखेंगे। तदनुभूति यानी कि एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एक होता है आपका एम्पैथी, एक होता है आपका सिंपैथी। सिंपैथी में हम सामने वाले को दया भावना दिखाते हैं, लेकिन एम्पैथी में हम सामने वाले को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कम्युनिकेट करोगे तो एम्पैथी रखोगे? क्या सामने वाले को समझने की कोशिश करोगे? बिल्कुल करेंगे, तभी तो संचार सही ढंग से हो पाएगा। तो एम्पैथी भी होनी चाहिए। शिष्टाचार यानी कि कर्टसी होनी चाहिए। मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था, इससे प्रीवियस वीडियो में, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए शिष्टाचार यानी कि कर्टसी होनी चाहिए। आप सबसे रिस्पेक्टफुल रहोगे तभी संचार आपका प्रभावी होगा। तो ये तो हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रशासनिक शक्ति का यहाँ पे कोई काम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। प्रशासनिक शक्ति जो है वो प्रशासन में चलेगी, ना कि संचार में चलेगी। तो यही पूछा था कि कौन सा कौशल नहीं है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में। ऑप्शन नंबर बी जो है प्रशासनिक शक्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका 2022 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, किस संचार में एक भावनात्मक अपील होती है? जन संचार में, अंतःव्यक्तिक संचार में, अंतर्व्यक्तिक संचार में या फिर समूह संचार में? विच कम्युनिकेशन हैज एन इमोशनल अपील? इमोशनल अपील यानी कि भावनात्मक अपील जो है वो आप किस में दिखा सकते हो? मास कम्युनिकेशन में, जहाँ पे हम काफ़ी सारे मास नंबर ऑफ पीपल से बातें करेंगे, हमारी ऑडियंस जो है वो काफ़ी सारी है, काफ़ी ज़्यादा नंबर में ऑडियंस है, तो क्या आप उनके साथ में इमोशनल अपील दिखा पाओगे? आपको ये रहेगा कि जो मैसेज है वो कन्वे करना है और बस अपने घर पे आना है, ठीक है। यहाँ पे इमोशनल अपील नहीं होगी। इंट्रापर्सनल, जहाँ पे खुद से बातें करते हो तो क्या खुद को इमोशनल अपील दिखाओगे? इंट्रापर्सनल, जहाँ पे दूसरे से बातें करते हो, तो यानी कि जब आप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बातें करोगे तब क्या भावनात्मक अपील आती है? बिल्कुल सही कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी। अंतर्व्यक्तिक संचार में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम इमोशनल अपील दिखाते हैं, बाकी ना ही मास कम्युनिकेशन में दिखाते हैं ना ही इंट्रापर्सनल में दिखाते हैं और ना ही ग्रुप कम्युनिकेशन में दिखाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 2021 का आपका क्वेश्चन है, क्या पूछा है? व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में व्यस्त होता है? व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग आवर इज एंगेज्ड इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? के भी आप जितने भी टाइम पे काम करते हो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आपका कितना टाइम जो है वो लगता है, यानी कि कितना परसेंटेज आवर्स जो है वो आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के होते हैं? 80 to 90, 60 to 100, 100% या फिर 40 to 50%? तो 80 to 90% आपका आंसर बताया हुआ है कि 80 to 90% जो है वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में समय जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अब आपका यहाँ पे 2019 का सवाल दिया गया है, क्या पूछा है आपसे? आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है, क्या होता है? आर्कीटाइप्स, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस या फिर बोथ सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस? कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी कि जब हम आमने सामने बात करते हैं, जब हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं? अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दो टर्म्स समझाना भूल गई थी। एक तो होता है आपका असिंक्रोनस, एक होता है आपका सिंक्रोनस। यानी कि सिंक्रोनस क्या होता है? समकालीन, और असिंक्रोनस क्या होता है? अतुल्यकालिक। अब ये समकालीन और अतुल्यकालिक क्या होता है? सिंक्रोनस क्या होता है? जब आप सेम समय पे बात कर रहे हो, यानी कि जब आप फेस टू फेस बात कर रहे हो। लेकिन असिंक्रोनस क्या होता है? जब आप नॉन फेस टू फेस बात करते हो, जब आप सेम समय पे, यानी कि रियल टाइम कॉन्वर्जेशन आपकी नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही हूँ, तो मैंने उसको बोला हेलो, उसने हेलो बोला, मैंने बोला हाउ आर यू, उसने बोला आई एम फाइन। तो ये क्या है? सेम समय पे दोनों बात कर रहे हैं ना। मैंने जब सवाल पूछा, मेरी फ्रेंड ने उसी टाइम पे मुझे रिप्लाई करा, यानी कि जब मुझे मैसेज का रिप्लाई तुरंत मिल रहा है जब हम रियल टाइम कॉन्वर्जेशन करते हैं। रियल टाइम से क्या मतलब है कि सेंडर और रिसीवर दोनों उस समय पे, है ना, दोनों उस समय पे वहां पे प्रेजेंट है कॉन्वर्जेशन में। वो होता है आपका रियल टाइम कॉन्वर्जेशन, जिसको हम सिंक्रोनस कॉन्वर्जेशन कहते हैं। लेकिन असिंक्रोनस कॉन्वर्जेशन में हम ईमेल का एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने आपको ईमेल लिख के भेजा, अब जरूरी नहीं कि आप तुरंत वहां पे बैठे हो सामने ईमेल को पढ़ने के लिए। आपका फोन कहीं बिजी है, आप किसी ऑफिस में हो, आप किसी मीटिंग में हो, आप हो सकता है रात को ईमेल देखो, फिर आप उसका रात को ईमेल देखोगे तो फिर आप रात को रिप्लाई करोगे। फिर मैं हो सकता है 2 दिन बाद ईमेल का रिप्लाई देखूं, फिर मैं 2 दिन बाद आपका मैसेज का रिप्लाई करूंगी, ईमेल का रिप्लाई करूंगी। तो यानी कि यहाँ भी संचार तो हुआ, लेकिन क्या एक समय पे सेंडर और रिसीवर वहां पे क्या प्रेजेंट थे जब संचार हो रहा था? नहीं। मैंने मैसेज भेजा सुबह, आपने मैसेज देखा रात को, तो सेम समय क्या हुआ? नहीं हुआ ना वहां पे सेम टाइम तो, लेकिन संचार तो फिर भी हुआ। तो जब नॉन फेस टू फेस संचार होता है, जब सेम टाइम पे संचार नहीं होता है सेंडर रिसीवर के बीच में, उसको बोलते हैं हम असिंक्रोनस, अतुल्यकालिक संचार, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है आमने सामने का संप्रेषण, यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अब आमने सामने संचार होगा तो सेंडर रिसीवर दोनों एक समय पे प्रेजेंट हो सकते हैं, रियल टाइम कॉन्वर्जेशन हो सकती है। तो ये कौन सा संचार हो जाएगा? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी समकालिक संचार आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2019 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि अनदर नेम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज मास कम्युनिकेशन, डायडिक कम्युनिकेशन, ट्रायडिक या फिर परमिसिव कम्युनिकेशन। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण का दूसरा नाम क्या होता है? जन संप्रेषण, द्विक संप्रेषण, त्रयात्मक संप्रेषण या फिर अनुज्ञात्मक संप्रेषण। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम डायडिक कम्युनिकेशन यानी कि द्विक संप्रेषण के नाम से भी जानते हैं। डायडिक यानी कि दो, द्विक यानी कि दो, यानी कि जहाँ पे दो
लोगों के बीच में बात हो रही है। हमने बात करी थी ना, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन यानी कि बीच में, किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। तो इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम द्विक संप्रेषण यानी कि डायडिक कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है, क्या पूछा है आपसे, इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन द फंक्शन ऑफ सोर्स एंड रिसीवर आर परफॉर्म्ड बाय अदर इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल, थर्ड पार्टी या फिर न्यूट्रल पार्टी। अंतरव्यक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं, दूसरे व्यक्ति के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, तीसरे पक्ष के द्वारा या फिर तटस्थ पक्ष के द्वारा। क्या पूछा है यहाँ पे, आपको हिंदी में समझाती हूँ मैं इजी भाषा में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, यानी कि जहाँ पे हम दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में संचार करते हैं, उसमें सोर्स और रिसीवर का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है। सोर्स कौन है, कंफ्यूज मत होना, सोर्स का मतलब है यहाँ पे सेंडर यानी कि प्रेषक। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है ना, कम्युनिकेशन में सेंडर, रिसीवर, मैसेज, फीडबैक होते टर्म्स यही है, बस नाम इसका चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे सोर्स बोल दिया है सेंडर को। तो सेंडर और रिसीवर का फंक्शन जो है वो कौन परफॉर्म करता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, दूसरे व्यक्ति परफॉर्म करते हैं या फिर ईच इंडिविजुअल। ईच इंडिविजुअल कौन है, प्रत्येक व्यक्ति कौन है, वो दो व्यक्ति जिनके बीच में संचार हो रहा है या फिर वो दो से ज्यादा व्यक्ति जिनके बीच में संचार हो रहा है। तो सेंडर और रिसीवर भी तो वो प्रत्येक व्यक्ति ही रहेंगे ना भाई। अगर मेरे और आपके बीच में यहाँ पे संचार हो रहा है तो दो लोगों के बीच में संचार हो रहा है, तो ये इंटरपर्सनल यानी कि अंतरव्यक्तिक संचार हो गया। अब यहाँ हम दोनों में सेंडर और रिसीवर का जो रोल है वो कौन परफॉर्म करेगा, क्या थर्ड पार्टी परफॉर्म करेगी, नहीं। मैं अगर मैसेज भेजूंगी तो मैं ही सेंडर रहूंगी, आप अगर उसको रिसीव कर रहे हो तो आप रिसीवर रहोगे, फिर आप अगर मैसेज भेज रहे हो तो अब आप सेंडर बन जाओगे, मैं रिसीवर बन जाऊंगी। तो हमारे बीच में सेंडर और रिसीवर का जो फंक्शन है वो भी तो प्रत्येक व्यक्ति, हम दोनों ही परफॉर्म करेंगे, हम ईच इंडिविजुअल ही परफॉर्म करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ईच इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा परफॉर्म किया जाता है सेंडर और रिसीवर का फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपीपीसीएस का 2019 का सवाल है कि एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर इज कॉल्ड इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल डुअलिज्म, इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसी या फिर इंटरपर्सनल कंफर्ट, यानी कि दूसरे के साथ में प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की दक्षता क्या कहलाती है। जब आप दूसरों से बहुत ही प्रभावी तरीके से संचार कर पा रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी दक्षता को हम क्या कहते हैं, अंतर्व्यक्तिक पुनर्रचना कहते हैं, अंतर्व्यक्तिक तबाद कहते हैं, अंतर्व्यक्तिक दक्षता या फिर अंतर्व्यक्तिक सहजता कहते हैं। सहजता क्या होता है भाई, किसी से कंफर्ट से, सहज तरीके से बात करना, तो यहाँ पे क्षमता नहीं दिख रही है। तबाद यानी कि डुअलिज्म, तो कोई दो चीजों की बात होती है तब हम उसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे डुअलिज्म दो चीजों की कोई बात ही नहीं हो रही है। रीफ्रेमिंग यानी कि पुनर्रचना करने जैसी भी कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्षमता बतानी है। आप जब दूसरे से प्रभावी तरीके से बात कर रहे हो तो उसकी क्षमता को क्या कहेंगे, उसकी क्षमता को अंतर्व्यक्तिक दक्षता के नाम से जानते हैं, इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी अंतर्व्यक्तिक दक्षता इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपननेस इज फाउंड इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन या फिर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। क्या पूछा है, संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश किसमें पाया जाता है, वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। अनौपचारिक संप्रेषण में, मेटा संप्रेषण में, प्रत्यक्ष संप्रेषण में या फिर अप्रत्यक्ष संप्रेषण में। आपको बताना है कि कम्युनिकेशन की ओपननेस जो है वो हाईएस्ट डिग्री उसकी किस में देखी जाती है। तो मेटा कम्युनिकेशन इज योर करेक्ट आंसर। मेटा कम्युनिकेशन क्या है, हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी कि मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में आप जो भी कम्युनिकेट करते हो, संचार के बारे में जो संचार करते हो उसको मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी क्लास में आई पढ़ाने के लिए और मैंने कहा कि आप लोगों ने पूछा मैम हाउ आर यू, तो मैंने बोला आई एम गुड, आई एम फाइन, लेकिन मेरी शक्ल जो है वो उस शब्दों को मैच नहीं कर पा रही है। जो मैं बोल रही हूँ कि मैं अच्छी हूँ लेकिन शक्ल पे मेरे 12 बज रहे हैं या फिर शक्ल मेरी थोड़ी सी डाउन हो रखी है, तो आप समझ जाओगे कि नहीं मैडम फाइन नहीं है, हो सकता है मैडम को कोई टेंशन है या फिर मैम की तबीयत ठीक नहीं है है ना। तो जो मैं बोल रही हूँ क्या मेरे हाव भाव भी वही दिखा रहे हैं, यानी कि जो मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ उसके बारे में क्या कम्युनिकेट हो रहा है, मेरे हाव भाव क्या दिखा रहे हैं, मेरे अपीयरेंस क्या दिखा रही है, मेरे जो नॉन वर्बल चीजें हैं वो क्या मेरे जो संचार हो रहा है उसको क्या शो करते हैं, उसको हम कहते हैं मेटा कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, जो मैंने कम्युनिकेट किया, जो मैंने शब्द बोले अपने मुंह से, उसके बारे में मेरे हाव भाव क्या कम्युनिकेट करते हैं, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन यानी कि मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 2020 का सवाल है, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने करा था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन जहां पे हम शब्दों का उपयोग करते हैं, शाब्दिक संचार होता है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि अशाब्दिक होता है, जहाँ पे हम शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, हमारे हाव भाव से, हमारी अपीयरेंस से और इन सब चीज़ों से संचार जब होता है तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अशाब्दिक संचार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अशाब्दिक संचार से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोक्सेमिक्स किससे जुड़ा हुआ है। प्रोक्सेमिक्स किससे संबंधित है? तटस्थ संप्रेषण से, एक दिशोन्मुख संप्रेषण से, शाब्दिक संप्रेषण या फिर अशाब्दिक संप्रेषण से। अभी मैंने समझाया प्रोक्सेमिक्स क्या होता है। प्रोक्सेमिक्स होता है आपका पर्सनल स्पेस या फिर आपका सोशल डिस्टेंस। मैंने कल भी आपको बताया था ना, सोशल डिस्टेंस क्या होता है, कोई आदमी आपसे कितना पास में खड़ा है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि दो के बीच का संबंध क्या है ना। कोई आदमी अगर आपके बिल्कुल है ना हाथ पकड़ के खड़ा है तो आप समझ जाओगे भी दोनों दोस्त है, लेकिन कोई आदमी अगर आपसे थोड़ा सा दूरी पे खड़ा है तो आप समझ जाओगे कि दोनों दोस्त हैं पर बेस्ट फ्रेंड्स भी नहीं है। कोई आदमी आपसे 4 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है तो क्या समझ जाओगे, भाई लगता है दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। तो दूरियों के माध्यम से भी संबंध पता लगाए जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे बोला है प्रोक्सेमिक्स जो है वो किससे रिलेटेड है, वो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से और शाब्दिक संप्रेषण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपीपीसीएस 2020 का सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरालिंग्विस्टिक क्यू इन कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में पराभाषाई संकेत होते हैं। पैरालैंग्वेज क्या होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था जब हमने मैराथन कंप्लीट करी थी कि आपके बोलने का तरीका जो है वो पैरालैंग्वेज पे आता है। ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, आप किस तरीके से बोल रहे हो। अब ये मत बोलना मैडम बोलना यानी कि शब्दों का यूज करना तो वो तो वर्बल में आता है, नहीं, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि आप कौन सा शब्द यूज कर रहे हो, मैं ये बोल रही हूँ कि बोलने का तरीका कैसा है। शब्द तो मैंने बोला, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था शटअप का, कि मैंने बोला शटअप, ठीक है, पर ये जो शब्द है ये शब्द पे नहीं जाना है, शब्द के पीछे की जो भावनाएं हैं आपको वो समझनी है कि जो मैंने शट अप बोला है वो किस भाषा में या फिर किस टोन में बोला है, किस लहजे में बोला है। मैंने गुस्से में बोला है, मैंने हल्के से बोला है, मैंने प्यार से बोला है, मैंने डांट से बोला है, मैंने मस्ती में मजाक में बोला है, किस तरीके से बोला है। यानी कि बोलने का जो तरीका होता है, आपकी टोन, आपकी पिच जो है, वो सारी चीजें पैरा लैंग्वेज में आती है, ना कि आपके शब्द आते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ये आपका नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक संचार होता है। यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण पराभाषाई संकेत क्या होता है, यानी कि पैरालिंग्विस्टिक क्यू इनमें से कौन सा है। फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, टोनल पिच या फिर पोस्चर। फेशियल एक्सप्रेशन क्या पैरा लैंग्वेज में आते हैं, इसमें तो आपकी बोलने का तरीका आता है, फेस का एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। जेस्चर आपके हाव भाव होते हैं ये तो, लेकिन पैरा लैंग्वेज में तो हम बोलने के तरीके को देखते हैं ना कि हाव भाव को। टोनल पिच क्या होती है, स्वर संबंधी क्षेपण, यानी कि आप किस टोन में बोल रहे हो, आपकी टोन कैसी है, वो आती है पैरा लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर सी जो है टोनल पिच, स्वर संबंधी क्षेपण, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है, रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैंने ये भी आपको समझाया था कि काफी अलग अलग टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। हम कलर से जुड़ा हुआ, हम टाइम से जुड़ा हुआ, हम पर्सनल स्पेस से जुड़ा हुआ संप्रेषण, हम टच से जुड़ा हुआ संप्रेषण, काफी सारे तरीकों से संप्रेषण जो है वो अशाब्दिक तौर पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कलर के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दो शब्द मैंने आपको बताए थे, क्रोमैटिक्स एंड क्रोनेमिक्स। ठीक है, अभी क्रोमैटिक क्या है, क्रोमैटिक है जहाँ पे हम कलर से संप्रेषण कर रहे हैं, और क्रोनेमिक्स क्या है जहाँ पे हम समय के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। तो यहाँ पे कलर का पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए क्रोमैटिक जो है रंग विद्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कलर के माध्यम से संप्रेषण कैसे होता है मैडम, ये कौन सा नया संप्रेषण आया है हमारे है ना सोसाइटी में, मार्केट में। तो क्रोमैटिक कम्युनिकेशन जो है वो होता है जहाँ पे हम रंगों के आधार पे संचार करते हैं। रंगों के आधार पे कैसे संचार करोगे, जाते हो आप है ना, आप गाड़ी लेके, स्कूटी लेके, तो ट्रैफिक लाइट में अलग अलग लाइट जलती है ना, ग्रीन है ना, ऑरेंज। तो इसका मतलब क्या होता है, भाई ग्रीन है तो आपको चलना है, रेड है तो आपको रुकना है, ऑरेंज है तो आपको तैयार हो जाना है चलने के लिए, ये मतलब होते हैं ना। तो संप्रेषण तो हो रहा है ना कि वहां पे लाइट पे कोई आदमी खड़ा होता है कि भाई लाल लाइट है अब सबको रुकना है, या सफेद लाइट है, सफेद का मतलब है पीस यानी कि शांति। ऐसा कोई बोलता है रेड लाइट है तो रेड कलर से हम क्या समझते हैं, रेड कलर से हम समझते हैं कि कोई डेंजर का साइन है। तो क्या वहां पे कोई बताता है ये कलर हमको, नहीं, हम कलर के माध्यम से समझ जाते हैं कि रेड कलर जो है वो डेंजर को दिखा रहा है, व्हाइट कलर जो है वो पीस को दिखा रहा है, ग्रीन कलर जो है वो एनवायरमेंट को दिखा रहा है, पर्यावरण को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब वहां पे कलर के माध्यम से संप्रेषण हो जाता है, संचार हो जाता है, यानी कि कलरों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से
आइडिया जो है वो दूसरे तक पहुंच जाता है कि रेड लाइट चल रही है तो हमको रुकना है और ग्रीन चल रही है तो हमको चलना है, ठीक है। तो वहां पे रंगों के माध्यम से संचार हुआ, ये होता है आपका क्रोमेटिक, जहाँ पे रंगों के माध्यम से संचार होता है। और क्रोनेमिक्स क्या होता है, जहाँ पे समय यानी कि टाइम के आधार पे संचार होता है, टाइम के माध्यम से संचार होता है। टाइम के माध्यम से कैसे, मैंने आपको कल भी समझाया था कि आपने आपके दोस्त को बुलाया मिलने के लिए और आप तो 1 घंटे पहले ही चले गए, लेकिन आपका दोस्त जो है वो 2 घंटे बाद में आ रहा है, तो इससे आपके मन में आ जाएगा कि यार मैं तो 1 घंटे पहले ही एक्साइटेड था इससे इतना मिलने के लिए कि 1 घंटे पहले ही अपना काम वाम छोड़ के चला गया, पर ये तो 2 घंटे लेट आया है, मेरे को कब से वेट करना पड़ रहा है इसका, यानी कि मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में आता है, लेकिन क्या मैं इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट हूँ या फिर नहीं हूँ, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलेगी। वो कैसे हुआ, ये सारे जो संचार हुआ है, ये सारा आइडिया का आदान प्रदान हुआ है, वो कैसे हुआ, वो यहाँ पे समय की वजह से हुआ है, इसको हम क्रोनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रंगों का पूछा था कि रंगों के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्रोमेटिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रंग विद्या इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ टेम्पोरल कम्युनिकेशन इज नोन एज प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स, पैरालैंग्वेज या फिर क्रोनेमिक्स, यानी कि कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है प्रोक्सेमिक्स को, काइनेसिक्स को, पैरालैंग्वेज को या फिर क्रोनेमिक्स को। जो टेम्पोरल कम्युनिकेशन होता है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल कम्युनिकेशन की स्टडी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम यहाँ पे क्रोनेमिक्स के रूप में जानते हैं। क्रोनेमिक्स क्या है, अभी हमने देखा ना, टाइम यानी कि समय के माध्यम से जो संचार होता है उसको क्रोनेमिक्स कहते हैं। तो टेम्पोरल कम्युनिकेशन की स्टडी क्या होती है, जहाँ पे हम टाइम की स्टडी करते हैं, क्रोनेमिक्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। प्रोक्सेमिक्स क्या है, पर्सनल स्पेस, काइनेसिक्स क्या है, आपके हाव भाव, और पैरालैंग्वेज क्या है, बोलने का तरीका, ठीक है। और क्रोनेमिक्स क्या है, आपका टाइम, आपका समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यूपीपीसीए 2023 का सवाल है, पैरालैंग्वेज इज रिलेटेड टू इंटरपर्सनल स्किल्स, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल या फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। पराभाषा संबंधित है किससे, पैरालैंग्वेज किससे जुड़ी हुई है, पैरालैंग्वेज आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है, आपके अवाच्यिक संप्रेषण यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है पैरालैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूपीपीसीएस 2022 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रेस कोड कम्युनिकेशन। ड्रेस कोड आपके पहनावे के माध्यम से जो संचार होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलने वाला संचार, वर्बल यानी कि मौखिक संचार, नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक संचार, या फिर रिटन यानी कि लिखित संचार। अब ड्रेस कोड के माध्यम से संचार हो रहा है तो ये भी नॉन वर्बल ही होगा ना, जहाँ पे शब्दों का उपयोग नहीं किया है, पर आपके पहनावे से दूसरे लोगों को आइडिया मिल रहा है कि आप कौन हो, आप कैसे इंसान हो, आप कहाँ पे जा रहे हो। आपने अगर कोई चमकीले धमकीले कपड़े पहने तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये इंसान पार्टी में जा रहा है। आपने अगर काले कलर का कोट पहना हुआ है तो सामने वाला आदमी समझ जाएगा कि ये लॉयर है। आपने अगर स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है तो सामने वाला आदमी समझ जाएगा ये तो डॉक्टर है, ठीक है। आपने अगर साड़ी पहनी है, चश्मा लगाया है तो सामने वाला समझ जाएगा कि हो सकता है ये टीचर है। ड्रेस कोड के माध्यम से संचार हो गया, यहाँ पे आपके कपड़ों के माध्यम से, आपके अपीयरिंग, आपके जो है ना अपीयरेंस के माध्यम से संचार हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये आपका अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब जो भी हमने इससे प्रीवियस वीडियो में मैराथन में पढ़ा था, वहां अगर आपने सही ढंग से पढ़ लिया तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे होंगे। वो सारी चीजें इसलिए मैंने आपको बताया था उस प्रीवियस वीडियो में कि मैंने जो भी PYQs ऐड करे हैं उसके आंसर मैंने ऑलरेडी आपको उस मैराथन वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ हमको क्वेश्चन देखना है और आंसर अपने आप आपके सामने आपको दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज में कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है, वॉइस क्वालिटी, वर्बल इंटरेक्शन, पिच या फिर स्पीच की रेट। भाई आपकी आवाज़ की गुणवत्ता कैसी है, ये तो पैरालैंग्वेज का होता है आपका विशेषता, है ना। वाक गति कैसी है, आपकी बोलने की जो स्पीच की रेट है वो कैसी है, या फिर आपका स्वरमान पिच कैसा है, आपका पिच कैसी है। तो पिच, आवाज़ की गुणवत्ता, रेट, गति, ये सारी चीज़ें आपकी पैरालैंग्वेज में आती है। लेकिन मौखिक अंतःक्रिया, वर्बल इंटरेक्शन तो आपका शाब्दिक हो गया, लेकिन पैरालैंग्वेज तो अशाब्दिक होता है। तो फिर अशाब्दिक में शाब्दिक कैसे आ सकता है, मौखिक अंतःक्रिया कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो यही इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मौखिक अंतःक्रिया, वर्बल इंटरेक्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। यूपीपीसीए 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है, कम्युनिकेशन दैट सेव्स टाइम एंड फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रल, अपवर्ड, लेटरल और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से काफ़ी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसलिए ये टॉपिक आपको पूरा पक्के से याद कर लेना है। हिंदी में क्या पूछा है सवाल, वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन्वय को सहल बनाता है, उस सहल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, तटस्थ संप्रेषण,
ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, पार्श्विक संप्रेषण या फिर अधोगामी संप्रेषण, यानी कि वो संप्रेषण जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में एक कोऑर्डिनेशन को यानी कि एक समन्वय को है ना क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। उस संप्रेषण को हम क्या कहते हैं, उस संप्रेषण को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, उसको हम आई थिंक लेटरल कम्युनिकेशन यानी कि पार्श्विक संप्रेषण कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, लेटरल कम्युनिकेशन, यहाँ पे हमने डायरेक्शन के आधार पे 3 संप्रेषण देखे थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल कम्युनिकेशन जहाँ पे आप एक हायरार्की में बात करते हो, यानी कि या तो आपका टॉप डाउन कम्युनिकेशन होगा या फिर आपका बॉटम अप कम्युनिकेशन होगा, या तो आप अपने से हाईएस्ट पोस्ट वाले से बात करोगे या फिर लोअर पोस्ट वाले से बात करते हो। एक हमने हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन देखा था जिसको हम लेटरल के नाम से भी जानते हैं। लेटरल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था। लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे आप समान लेवल के लोगों से बात कर रहे हो, अपने से बराबरी वाले लोगों से बातें कर रहे हो। एक होता है डायगोनल कम्युनिकेशन जिसको हम क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको भी याद रखना है कि डायगोनल कम्युनिकेशन को क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। इसमें फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। आप चाहे अपने से बराबर वाले से बात करो, अपने से बड़े पोस्ट से बात करो, अपने से छोटी पोस्ट से बात करो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट वाले से बात करो, आप किसी से भी यहाँ पे संचार कर सकते हो। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो कौन से संप्रेषण में आपको देखने को मिलेगा, वो लेटरल कम्युनिकेशन में, पार्श्विक संप्रेषण में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप सेम लेवल के लोगों से कम्युनिकेट करोगे, सेम लेवल के लोगों से संचार करते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पार्श्विक संप्रेषण इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यूपीपीसीएस 2021 का सवाल है, समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण होता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि सेम ग्रुप के लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे। अभी मैंने आपको समझाया कि उसको हम पार्श्विक संप्रेषण कहेंगे, लेटरल कम्युनिकेशन कहेंगे। सेम लेवल के लोगों के बीच में संप्रेषण हो रहा है ना भाई, टीचर और टीचर बातें कर रहे हैं, अब टीचर और प्रिंसिपल बातें करेंगे तो इनका लेवल क्या सेम है, नहीं। प्रिंसिपल की पोस्ट ऊपर आती है, टीचर की पोस्ट नीचे आती है। लेकिन जब स्टूडेंट आपस में बातें करेंगे, जब टीचर्स आपस में बातें करेंगे या फिर जब बच्चे आपस में बातें करेंगे, सेम लेवल के जब लोग आपस में बातें करते हैं, सेम ग्रुप जब आपस में बातें करता है तो उसको क्या कहते हैं, लेटरल कम्युनिकेशन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, पार्श्विक संप्रेषण इसको हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। यूपीपीसीएस 2020 का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित है। केंद्रीकृत संप्रेषण, सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, पार्श्विक संप्रेषण, लेटरल कम्युनिकेशन या फिर अधोगामी संप्रेषण यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी यानी कि संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित कौन है। ऑप्शन नंबर सी पार्श्विक संप्रेषण यानी कि लेटरल कम्युनिकेशन इज योर करेक्ट आंसर, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन में आपको इसका आंसर समझा दिया है, दोबारा नहीं समझाऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपीपीसीएस 2020 का सवाल है, क्रॉस डिपार्टमेंटल कमिटीज आर फॉर्म ऑफ ऑप्टिमम कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या फिर लेटरल कम्युनिकेशन। पार विभागीय समितियों का रूप जो है वो क्या होता है, इष्टतम संप्रेषण का होता है, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का होता है, अधोगामी संप्रेषण का होता है या फिर पार्श्विक संप्रेषण का होता है। तो पार्श्विक संप्रेषण का, लेटरल कम्युनिकेशन का इनका जो फॉर्म होता है यानी कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का इनका फॉर्म होता है। अब हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के। अब समझ जाना कि ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2023 का आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल क्या, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। विच कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रमोट्स एन इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ओनली विद हिज इमीडिएट सुपीरियर और सबॉर्डिनेट। यानी कि हिंदी में क्या पूछा है, हिंदी में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को गोपनीय जानकारी केवल अपने तत्कालिक वरिष्ठ या फिर अधीनस्थ के साथ संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो गॉसिप चेन कम्युनिकेशन होता है, क्लस्टर कम्युनिकेशन होता है, चक्र है ना चेन कम्युनिकेशन होता है या फिर सिंगल चेन कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स मैंने आपको समझाए थे। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख गया है आपको, डी है एकल श्रृंखला यानी कि सिंगल चेन कम्युनिकेशन। लेकिन कैसे है समझाती हूँ। अभी हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 तरीके के कम्युनिकेशन देखे थे। फॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पे आप फॉर्मल किसी संगठन में बात कर रहे हो वहां पे यूज करते हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोस्तों के साथ में, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में यूज करते हो, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के हमने कुछ टाइप्स देखे थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गॉसिप कम्युनिकेशन होता है, क्लस्टर कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन होता है, सिंगल चेन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब ये व्हील चेन कम्युनिकेशन जो है वो हमने नहीं देखा था, हमने सिंगल स्ट्रैंड देखा था, हमने एक प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन देखा था। ये 4 तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। व्हील चेन कम्युनिकेशन हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन में देखा था, ठीक है। तो सी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। अब गॉसिप चेन कम्युनिकेशन क्या होता है, और है ना, अच्छा ठीक है, एक एक करके सारे समझाती हूँ। गॉसिप चेन कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे मैं जिससे भी मिल रही हूँ मैं सबको वो गॉसिप जो है वो शेयर करती हुई जा रही हूँ। सपोज कि मेरे है ना फ्रेंड्स के ग्रुप में कोई बात चल रही है, अब मैं किसी से भी मिली तो मैं सबको जाके वो बातें जो है वो शेयर कर रही हूँ कि अच्छा इसने ऐसे बोला उसको, फिर मैंने किसी दूसरे को बोला कि अच्छा इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला। यानी कि मैं हूँ कोई ए इंसान, मेरे को अपने दोस्तों की कोई बात पता चली, मैं यहाँ 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 यहाँ, वो गॉसिप आंटी होती है ना जो सबको बातें बताती रहती है, उस तरीके से सबको बातें जो है वो बताती हुई चल रही हूँ, सबके साथ में वो गॉसिप जो है वो शेयर करती हुई चल रही हूँ। ये होता है गॉसिप चेन कम्युनिकेशन। एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें संभावना नहीं हो, इसमें संभावना होती है कि कम्युनिकेशन जो है वो सबके साथ में नहीं हो पाएगा, कुछ लोगों को ही वो बातें जो है वो पता चलती है, ठीक है। एक होता है क्लस्टर चेन कम्युनिकेशन, यानी कि आप जिस पे ट्रस्ट करते हो आप सिर्फ उसको ही वो बातें शेयर करोगे। एक होता है सिंगल चेन कम्युनिकेशन। सिंगल चेन कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक पूरी चेन बनती है। मैं मिली, मेरे पास में कोई बात थी, मैंने वो दूसरे को बताया, ठीक है। वो किसी तीसरे आदमी से मिला, उसने उसको वो बात शेयर कर दी। वो किसी चौथे से मिला, उसने उसको वो बात शेयर कर दी। वो किसी पांचवें से मिला, उसने उसको वो बात शेयर कर दी। यहाँ से बात घूमती 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 ठेठ यहाँ तक आके बैठ गई, ठीक है। ये होता है सिंगल चेन कम्युनिकेशन, एक पूरी कड़ी बनती जा रही है यहाँ पे बातों की। तो ये क्या होता है, ये होता है सिंगल चेन कम्युनिकेशन, एकल श्रृंखला कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को गोपनीय जानकारी केवल अपने तत्काल वरिष्ठ या फिर अधीनस्थ के साथ में शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आप अपने से तत्काल वरिष्ठ यानी कि जो इमीडिएट बाद में आपका इंसान आएगा आप उसके साथ में कौन सी बात शेयर करते हो, तो इमीडिएट बाद में हम सिंगल चेन कम्युनिकेशन में अपनी बातें जो है वो शेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या पूछा है, इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क देयर इज लाइकलीहुड ऑफ इमरजेंस ऑफ अ ग्रुप लीडर बट लोअर सेटिस्फैक्शन अमंग द मेंबर ऑफ द ग्रुप। यानी कि किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह नेता के उद्भव की संभावना तो होती है लेकिन समूह सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है। चक्र प्रकार में यानी कि व्हील टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में, श्रृंखला में, चेन में, आपका सर्कुलर कम्युनिकेशन में, वृत्ताकार कम्युनिकेशन में, या फिर बाधित यानी कि बैरिड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने आपको सारे ही प्रकार के कम्युनिकेशन के आंसर बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। व्हील टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, चेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड सर्कल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। सर्कल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है या फिर व्हील टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। व्हील में क्या होता है, जहां पे आप अपने आसपास के लोगों से ही बात कर सकते हो, और सर्कल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी एक प्रकार का इसी तरीके का कम्युनिकेशन होता है जहां पे आप सिर्फ अपने आसपास के लोगों से ही बात कर सकते हो, ठीक है। ये हमने फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में देखा था। एक चेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देखा था हमने, जहां पे हमने देखा था कि एक कड़ी बनेगी, एक चेन बनेगी, एक श्रृंखला बनेगी। या तो आप एक हायरार्की में बात करोगे, आप अपने से ऊपर पोस्ट वाले से बात करोगे या फिर अपने से नीचे पोस्ट वाले से बात करोगे, तो एक श्रृंखला यहाँ पे बनती हुई दिखेगी आपको, एक हायरार्की यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। इसको चेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई किस प्रकार के संप्रेषण में नेटवर्क में समूह नेता के उद्भव की संभावना तो होती है लेकिन समूह सदस्यों की तुष्टि निम्नतर रहती है। तो व्हील टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, चक्र प्रकार का संचार होता है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब 2023 का आपका क्वेश्चन है, ये रिसेंट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है। अब आपको यहाँ भी ध्यान से देखना है कि कहाँ पे आपका नॉट लिखा हुआ है। काफी बार बच्चे क्या करते हैं ना, अब हड़बड़ी में क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, कहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, कहाँ पे ट्रू पूछा है, कहाँ पे फॉल्स पूछा है, उस पर ध्यान नहीं देते और आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन जहाँ से शुरू हो रहा है वहां से लेकर जहाँ पे फुल स्टॉप है पूरा आपको रीड करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डाउन नहीं जाना है, क्वेश्चन आ रहा है तो एक्साइटेड इतना भी नहीं हो जाना है कि क्वेश्चन को ही गलत पढ़ रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताए थे। फॉर्मल संचार जो कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इनफॉर्मल संचार जो कि आप इनफॉर्मल जगह पे अपने दोस्त, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स उनके साथ में करते हो, ठीक है। इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इनमें से कौन सा नहीं है, प्रोबेबिलिटी होता है, क्लस्टर होता है, गॉसिप होता है और एक आपका
स्ट्रैंड, चेन कम्युनिकेशन होता है। ये 4 प्रकार के इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाए थे। सर्कुलर कम्युनिकेशन आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ना कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था सर्कुलर। इसमें क्या होता है, सर्कुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में एक जो इंसान है, जो सेंडर है, वो अपने से जो आसपास के लोग हैं सिर्फ उनसे ही बातें कर सकता है, ना कि अपने से जो है ना ऊपर की हायरार्की वाले लोगों से बात कर सकता है, ना ही लोअर हायरार्की वाले लोगों से बातें कर सकता है। ये आपका फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, औपचारिक संचार का प्रकार होता है, ना कि अनौपचारिक संचार का प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट कैरेक्टराइज ग्रेप वाइन। अगेन यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। इनमें से, निम्न में से कौन सा ग्रेप वाइन जो आपका संचार है उसकी विशेषता नहीं है। अब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कौन सा है मैडम, मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में जब हमने थ्योरी करी थी कि जो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में या तो इनफॉर्मल अनौपचारिक या फिर ग्रेप वाइन संचार दे देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर ग्रेप वाइन संचार की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सी नहीं है। देयर इज फ्रीडम टू मूव इन एनी डायरेक्शन, आप किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है आपको, यानी कि आपको एक स्ट्रक्चर नहीं होगा, एक ढांचा नहीं होगा कि आप सिर्फ उसी से बात कर सकते हो, आप सिर्फ उसी से बातें कर सकते हो। ये हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन में देखा था। हमने देखा था भाई एक सिंगल चेन वाला कम्युनिकेशन होता है जहां पे आप अपवर्ड दिशा में या फिर डाउनवर्ड दिशा में ही बात कर सकते हो। एक सर्कुलर कम्युनिकेशन होता है जहां पे आप अपनी सिर्फ आसपास के लोगों से ही बात कर सकते हो। एक स्टार कम्युनिकेशन होता है जहां पे सिर्फ एक ही इंसान होता है जो अपने बाकी के ग्रुप के लोगों से बातें कर सकता है, बाकी लोग जो है वो आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो औपचारिक संचार में होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन में होते हैं। अनौपचारिक संचार जो होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो होता है, उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते। आप गॉसिप कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था, आप जिसके पास में जा रहे हो उससे गॉसिप कर रहे हो, उससे अपनी बातें शेयर कर रहे हो। एक हमने क्लस्टर कम्युनिकेशन देखा था, आपको जिस पे ट्रस्ट है आप उससे अपनी बातें शेयर कर रहे हो। एक हमने सिंगल चेन कम्युनिकेशन देखा था कि आप किसी दूसरे को बात बता रहे हो, वो किसी तीसरे को बात बता रहा है, वो किसी चौथे को बात बता रहा है। यहाँ पे भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि भाई आप अपनी हायर अथॉरिटी को ही बात बताओगे, आप अपने से लोअर पोस्ट वाले को ही बात बताओगे, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो ग्रेप वाइन संचार में आपके पास में पूरी छूट होती है, आप किसी से कहीं भी फ्री फ्लो में कम्युनिकेट कर सकते हो। बिल्कुल सही कथन है, पर हमसे क्या पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, वो हमको चूज करना है। तो पहला तो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा क्या पूछा है, इट इज लाइकली टू सेटिस्फाई ग्रुप मेंबर सोशल नीड्स, यानी कि यह समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए होता है। बिल्कुल सही कथन है। तीसरा बोला है ये प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, इसको मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। नहीं, मैनेजमेंट जो है वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ सकता है, ग्रेप वाइन में नहीं आता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, नहीं, ये किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2023 का सवाल है, इन द कम्युनिकेशन मॉडल्स। नाउ कम्युनिकेशन के मॉडल जो मैंने आपको प्रोसेस पढ़ाया था कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। सेंडर होता है, उसके पास में कोई आइडिया होता है, उसके एनकोडिंग करता है, फिर चैनल के माध्यम से रिसीवर को भेजता है, वो डिकोडिंग करता है, फिर वो फीडबैक भेजता है। वो जो 7 स्टेप्स मैंने आपको समझाए थे कम्युनिकेशन के, उससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हर एक टॉपिक जो मैंने आपको इससे प्रीवियस थ्योरी वाली वीडियो में समझाया था, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको आज करवा रही हूँ वो सारे ही इस सबका एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में इससे प्रीवियस वीडियो में जहां पे मैंने थ्योरी पढ़ाई है वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हो या फिर आप मेरे को कमेंट में भी पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन कम्युनिकेशन मॉडल द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द आइडिया इनटू मैसेज इज नोन एज परसुएशन, एनकोडिंग, डिकोडिंग या फिर इंटरफेरेंस। क्या पूछा है, संचार मॉडल में विचारों को संदेश के रूप में डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि एक सेंडर है, प्रेषक है, उसको अपना आइडिया, उसके पास में कोई आइडिया होगा तभी तो वो कम्युनिकेट कर पाएगा। विचारों का आदान प्रदान होता है संचार में, हमने पहली ही लाइन में पढ़ा था इससे प्रीवियस वीडियो में कि संचार का मतलब होता है विचार का आदान प्रदान। तो अब सेंडर के पास में, प्रेषक के पास में कोई विचार तो होगा, कोई आइडिया तो होगा, तभी तो वो संचार कर रहा है। तो ठीक है भाई, एक आइडिया है अब, लेकिन उसके दिमाग में वो आइडिया है। मेरे को अगर संचार करना है, आप तक कोई बात पहुंचानी, तो मेरे दिमाग में वो आइडिया है। क्या आप मेरे दिमाग को पढ़ सकते हो? क्या मैं आपके दिमाग को पढ़ सकती हूँ? नहीं पढ़ सकती। तो फिर संचार कैसे होगा? जो मेरा आइडिया
आइडिया है मेरे दिमाग में, उसको मेरे को एक ऐसे ढांचे में डालना पड़ेगा ताकि जो मेरा प्राप्त करता है, जो मेरा रिसीवर है, वो मेरे मैसेज को या तो पढ़ सके या फिर उसको सही ढंग से समझ सके। एक ऐसे ढांचे में मेरे को अपने आइडिया के, अपने दिमाग का जो विचार है उसको डालना पड़ेगा, तभी तो आप उसको पढ़ पाओगे, उसको समझ पाओगे। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे यही तो पूछा है कि भाई संचार मॉडल में विचारों को संदेश के रूप में डालना, जो दिमाग में विचार है उसको मैसेज के रूप में डालना ताकि सामने वाला उसको पढ़ सके। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को एनकोडिंग कहते हैं। मैंने आपको कल भी समझाया था इससे प्रीवियस वीडियो में। ऑप्शन नंबर बी एनकोडिंग जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसको हिंदी में कूट लेखन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब डिकोडिंग क्या होती है? अब बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि मैडम एनकोडिंग और डिकोडिंग कौन करता है? एक आपका सेंडर करता है, एक आपका रिसीवर करता है। एनकोडिंग तो आपका सेंडर करेगा, मेरे दिमाग में आइडिया है तो उसका एक सही ढांचे में डालने की जिम्मेदारी सेंडर की होगी ना, तो सेंडर एनकोडिंग करता है। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? उस मैसेज को समझना। मैंने आपको मैसेज भेजा हाउ आर यू, आप इसको पहले डाउनलोड करोगे और उसको समझोगे कि मैडम पूछ रही है हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हो, फिर आप इसका रिप्लाई दोगे। फिर आपका जो मैसेज आएगा मैं उसको डाउनलोड करूंगी और उसको समझूंगी कि बच्चे ने बोला है कि मैडम आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब उसने ऐसा बोला है तो मैं पहले मैसेज को पढ़ूंगी, उसको समझूंगी, फिर मैं आपसे दोबारा से रिप्लाई करके सवाल पूछूंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिकोड कर रही हूँ ना मैं मैसेज को, आप मैसेज को डिकोड कर रहे हो, यानी कि उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये डिकोडिंग कौन करता है? ये प्राप्तकर्ता करता है, ये रिसीवर करता है, ठीक है। एनकोडिंग डिकोडिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 2023 का क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको कम्युनिकेशन की जो मैंने प्रोसेस बताई थी उसको करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे 6 स्टेप्स दे रखे हैं, किसके बाद में क्या आएगा, किससे पहले क्या आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। शुरुआत की स्लाइड में ही मैंने आपको ये बता दिया था, यहाँ पे फिर से समझा देती हूँ। पहले मैंने बताया था आपके पास में सेंडर होगा, उसके पास में कोई आइडिया होगा, वो उस आइडिया की एनकोडिंग करेगा, फिर क्या करेगा, उसको किसी चैनल के माध्यम से रिसीवर के पास में पहुंचाएगा, वो उसको डिकोड करेगा और फिर उसका फीडबैक जो है वो वापस से प्रोवाइड करेगा। और इस चैनल में हमने देखी थी कि नॉइस भी हो सकती है। नॉइस क्या होती है? हमने देखा था कि भाई संचार करने में कोई भी बाधा आती है, अगर किसी भी प्रकार की बाधा आती है जिसकी वजह से संचार सही ढंग से नहीं हो पाता है तो उसको नॉइस कहते हैं, ठीक है। ये पूरा स्टेप मैंने आपको समझाया था, बस वही आपको जमाना है। सबसे पहले अब यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि सोर्स और सेंडर में कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे आपको सोर्स दे देंगे, कहीं पे आपको सेंडर दे देंगे। सोर्स का मतलब सेंडर है, सेंडर का मतलब सोर्स है, दोनों एक ही है, ठीक है। सोर्स क्या है? सेंडर है, तो सेंडर तो सबसे पहले आएगा। जो मैसेज को सेंड कर रहा है वो सेंडर है, और जब तक संचार मतलब संचार में सेंडर सबसे पहले आएगा ना आपका, तो सेंडर तो हमेशा यहाँ पे सबसे पहले होगा, यानी कि 1 नंबर तो सबसे पहले आएगा। तो डी ऑप्शन तो आपका वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। अब फीडबैक, चलो आपको सारे नहीं भी पता है ना, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? भाई मैडम सेंडर तो सबसे पहले आता है, हमको पता है कि मैसेज को भेजने वाला सबसे पहले आएगा, और मैसेज के अंदर जो मैसेज भेजा उसकी जो हम रिप्लाई करेंगे, जो फीडबैक देंगे, जो प्रतिक्रिया देंगे, वो सबसे आखिरी में देंगे। सारी प्रक्रिया हो जाएगी, उसने मैसेज भेज दिया, मैंने मैसेज पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद में ही तो मैं फीडबैक दूंगा, उसके बाद में ही तो मैं रिप्लाई दूंगा। तो रिप्लाई तो सबसे आखिरी में होता है पूरी प्रक्रिया में, तो यानी कि 5th वाला सबसे आखिरी में आएगा। अब जहां 5th आखिरी में नहीं है वो भी हटा दो, 2 ऑप्शन आपके वैसे ही हट गए। 50-50 का खेल है यहाँ पे। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहले सेंडर होता है, सेंडर के पास में क्या होगा? कोई मैसेज होगा यहाँ पे, यानी कि 1 के बाद में 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले आपका सेंडर हो जाएगा, उसके पास में कोई एक मैसेज होता है, वो क्या करता है? उस मैसेज को चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाता है, फिर वो उसको डिकोड करता है, और उस चैनल में कभी कभी नॉइस भी आ जाती है, बाधा भी आ जाती है, और लास्ट में उसका फीडबैक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ये सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है और इसको समझ भी लेना है, सिर्फ रटना नहीं है, समझना है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? क्रोनोलॉजिकल, कल्चरल, फिजिकल या फिर सोशल। सेंडर रिसीवर के बीच में कौन सा संबंध होता है, कौन सा रिलेशनशिप होता है? सामाजिक रिलेशनशिप होता है। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर डी सोशल इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका यूपीपीसीएस 2022 का सवाल है, द बैकग्राउंड सिग्नल्स डिस्टॉर्शन एंड डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन आर नॉन एज नॉइस, लाउडनेस, रिसीवर या फिर फीडबैक। तो अच्छा सा सवाल पूछा है कि संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को
व्याकुलता को क्या किस नाम से जाना जाता है? शोर के नाम से, तीव्र ध्वनि के नाम से, प्राप्तकर्ता के नाम से या फिर प्रतिपुष्टि के नाम से? भाई कोई डिस्टॉर्शन हो रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है संचार में, तो क्या है? ये बाधा है ना, जिसकी वजह से संचार नहीं हो पा रहा है। अभी मैंने पूरी प्रक्रिया में समझाया कि शोर होता है, नॉइस होती है कम्युनिकेशन में, और नॉइस क्या होती है? वो ऐसी बाधा जो कि संचार सही ढंग से नहीं होने देती है। तो संचार में अगर डिस्टॉर्शन हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको नॉइस ही तो कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिए इसलिए हमको सिंपल लग रहे हैं, जिसने नहीं पढ़ा है उसको ये क्वेश्चन भी टफ लगते हैं। ठीक है, 2021 का आपका सवाल पूछा गया है, फीडबैक इज यूज्ड टू इफेक्टिवली मैनेज बिहेवियर एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस। इट इज फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फिर ग्रुप कम्युनिकेशन। प्रतिपुष्टि प्रभाव कब से व्यापार है ना व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्य कुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है? ये किसका प्रकार है? जन संप्रेषण का, अनौपचारिक संचार का, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण का या फिर समूह संप्रेषण का? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ये करेक्ट आंसर है। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण का करेक्ट आंसर है। यानी कि फीडबैक इज यूज्ड टू इफेक्टिवली मैनेज बिहेवियर। भाई सामने वाले के बिहेवियर को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए फीडबैक जो है वो यूज किया जाता है। तो ये कौन से प्रकार, मतलब ऐसा जो है वो कौन से संप्रेषण में, कौन से प्रकार के संप्रेषण में करते हैं? वो हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का सवाल पूछा गया है, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मैसेज कैन बी चेक्ड थ्रू। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच किससे की जा सकती है? एनकोडिंग से, मीडियम से, फीडबैक से या फिर पैसिव डिकोडिंग से? मतलब क्या पूछा है? मैंने कोई मैसेज भेजा, अब वो मैसेज सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है, उसका पता कैसे लगेगा? एनकोडिंग से। एनकोडिंग तो कूट लेखन होता है, दिमाग में कोई आइडिया है उसको मैसेज के रूप में ढाल रहे हैं, इसे सक्सेसफुल हुआ मैसेज नहीं हुआ ये पता नहीं चलता है। मीडियम वो माध्यम होता है जिसकी वजह से हम मैसेज जो है वो भेज सकते हैं दूसरे इंसान के पास में, इससे भी कोई सक्सेसफुल मैसेज का पता नहीं चलेगा। फीडबैक इज योर करेक्ट आंसर। अब मैसेज हमेशा आपका फीडबैक जब तक मैसेज में नहीं होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका मैसेज का सक्सेसफुल ट्रांसफर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कैसे? मैंने आपको मैसेज भेजा, हेलो हाउ आर यू, आपने उसको पढ़ लिया, सीन कर लिया, मुझे रिप्लाई नहीं किया। अब क्या मुझे पता चलेगा? अब मैं सोचती रहूंगी कि यार पता नहीं उस बच्चे ने मैसेज देखा नहीं देखा, पता नहीं उसको समझ में आया नहीं समझ में आया, पता नहीं वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर किसी मेरी दोस्त को अगर मैंने मैसेज भेजा और अगर उसने सिर्फ मैसेज को सीन करके रख लिया, मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो मैं सोचती रहूंगी कि यार कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं है, किसी बात पे हमारी लड़ाई तो नहीं हो गई, किसी बात पे वो हर्ट तो नहीं हो गई, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है। अब यहाँ पे मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा मैसेज सक्सेसफुली उस तक पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है। अगर वो मुझे रिप्लाई कर देगी कि हाँ हर्षिता मैं घर पे ही हूँ, मैं ठीक हूँ, तो मेरे को पता चल जाएगा कि अच्छा वो घर पे है, वो ठीक है, मेरा मैसेज उस तक पहुंच चुका है। तो ये क्या है? फीडबैक जब तक मैसेज में नहीं होता है तो आपको पता नहीं चलता है कि आपका मैसेज का सफलतापूर्वक रूपांतरण हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, यानी कि मैसेज सक्सेसफुली ट्रांसफर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी फीडबैक इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? 2021 का सवाल है, अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन एज म्यूचुअल ट्रांजैक्शन मॉडल, इंटरेक्शन बिटवीन पीपल इज इंटरएक्टिव, साइमल्टेनियस या फिर साइमल्टेनियसली इंटरएक्टिव। अभी आपका मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है, हमने लास्ट टॉपिक किया था मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा है कि जो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मैंने 3 मॉडल आपको बताए थे, एक होता है लीनियर मॉडल जहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक इंटरैक्टिव मॉडल और एक होता है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो यहाँ पे पूछा है कि जो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है इसमें इंटरेक्शन जो होता है यानी कि जो संचार होता है वो किस प्रकार से होता है। तो मैंने बताया था कि इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है वो दोनों ही 2 वे मॉडल है, यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में बात जो है वो कर सकते हैं। सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज सकता है और सेम टाइम पे उनको फीडबैक भी मिल सकता है, यानी कि उनको मतलब यहाँ पे फीडबैक भी होता है। 2 वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, इंटरैक्टिव में और ट्रांजैक्शन में। एक अंतर मैंने बताया था कि इंटरैक्टिव में फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता है, यानी कि नॉन फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, सेम टाइम पे रियल टाइम कॉन्वर्जेशन नहीं होती, मैंने आपको समझाया था। और ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में रियल टाइम कॉन्वर्जेशन होती है, यानी कि फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन होती है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि जो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है इसमें इंटरैक्शन जो होता है, लोगों के बीच में संचार जो होता है वो किस प्रकार से होता है, वो आपका सहकालिक अंतः क्रियात्मक होता है, साइमल्टेनियसली इंटरैक्टिव प्रोसेस में कम्युनिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। साइमल्टेनियसली यानी कि सेम टाइम पे रिसीव, सेंडर ने कोई मैसेज भेजा, सेम टाइम पे रिसीवर उसका रिप्लाई करेगा, फिर सेंडर कोई सवाल पूछेगा, फिर रिसीवर उसका रिप्लाई करेगा, साइमल्टेनियसली कॉन्वर्जेशन वहां पे होती रहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 2021 का सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल एम्फसाइज ऑन डुअलिज्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। डुअलिज्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे आधारित कौन सा मॉडल है? लीनियर मॉडल, ये तो वन वे कम्युनिकेशन का होता है, इंटरैक्टिव मॉडल या फिर ट्रांजैक्शनल मॉडल, इन दोनों में से ही एक मॉडल होगा, लेकिन डुअलिज्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शनल मॉडल। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। समव्यवहार प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2021 का सवाल है, कम्युनिकेशन विल बी effective if it is delivered slowly and clearly, delivered using appropriate media, received as intended by sender या फिर received immediately। संचार प्रभावी कब होता है? यदि उसे धीरे और स्पष्ट रूप से दिया जाए, उपयुक्त माध्यम के उपयोग से दिया जाए, प्रेषक द्वारा इच्छित रूप में प्राप्त किया जाए या फिर तत्काल प्राप्त किया जाए, यानी कि इमीडिएटली प्राप्त किया जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जैसे ही आपका जो मैसेज है वो इमीडिएटली रिसीवर को मिल जाता है तो आपका मैसेज जो है वो, जो संचार जो है वो इफेक्टिव यानी कि प्रभावी माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी रिसीव्ड इमीडिएटली इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2020 का सवाल है, की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, यानी कि प्रभावी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है? एब्स्ट्रैक्शन, डिसेंसिटाइजेशन, एक्टिव लिसनिंग या फिर ईगोसेंट्रिक रीइंफोर्समेंट। अब आपको बताना है कि इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है, इंटरपर्सनल संचार जो होगा, उसके अंदर प्रभावशीलता जो है, इफेक्टिवनेस जो है वो कौन से तत्व से आती है? एब्स्ट्रैक्शन होगा, डिसेंसिटाइजेशन होगा, एक्टिव लिसनिंग होगा या फिर ईगोसेंट्रिक होगा। ईगोसेंट्रिक होगा, डिसेंसिटाइजेशन होगा या फिर एब्स्ट्रैक्शन होगा, तो इससे संचार प्रभावी कभी नहीं बनेगा। एक्टिव लिसनिंग यानी कि सक्रिय श्रवण होगा। अगर आपके सामने वाला जो इंसान है, जो प्राप्त करता है, वो अगर सक्रिय होकर आपकी बातों को सुनेगा तभी तो संचार प्रभावी हो पाएगा। अगर वो, उसका दिमाग कहीं और है, वो सिर्फ आपकी तरफ देख रहा है, तो क्या संचार हो पाएगा? वो आपकी बातों को सुनेगा ही नहीं तो आपको रिप्लाई कैसे करेगा? तो रिप्लाई नहीं करेगा तो संचार ही नहीं हो पाएगा। इफेक्टिव यानी कि प्रभावी संचार होने के लिए सेंडर रिसीवर दोनों एक्टिवली प्रेजेंट होने चाहिए उस टाइम पे, ताकि दोनों के बीच में प्रभावी रूप से संचार हो सके। ऑप्शन नंबर सी एक्टिव लिसनिंग इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 2023 का अगला सवाल है, आपसे क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन। हमने बैरियर्स पढ़े थे, बाधाएं पढ़ी थी कि संचार में काफी सारे बैरियर्स होते हैं। मनोवैज्ञानिक बाधा इनमें से कौन सी नहीं है? अगेन नॉट देखना है कि कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, वो आपको बताना है। साइकोलॉजिकल बैरियर कौन सा नहीं है? बॉडीली एक्सप्रेस्ड मैसेज, प्रीमेच्योर इवेल्युएशन या फिर है ना प्रीमेच्योर इवेल्युएशन, डिस्ट्रस्ट इन कम्युनिकेशन या फिर इन अटेंशन। क्या पूछा है यहाँ पे? साइकोलॉजिकल बैरियर इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 8 जो है, बॉडीली एक्सप्रेस्ड मैसेज जो है, जो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, वो आपका कौन सा होता है? फिजियोलॉजिकल होता है। शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश जो होता है वो आपका कौन सा होता है? अगर मेरा शरीर में कोई खराबी है, सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, तो ये शरीर से जुड़ा हुआ है, तो ये शारीरिक वाला जो आ जाएगा पॉइंट, वो आपके फिजियोलॉजिकल में आएगा, ना कि साइकोलॉजिकल में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है कि ये आपका मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, ये आपकी शारीरिक बाधा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 2022 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार का बाधा कौन सी नहीं है? नॉइस तो बाधा होती है, कल्चर, लैंग्वेज या फिर कलर। कल्चर के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से भी बाधा होती है। हमने एग्जाम्पल देखा था गुजरातीज है, नॉन गुजरातीज का, उनका संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, तो हमको दोनों के संस्कृति अगर नहीं पता है तो कंफ्यूजन होगा, बाधा जो है वो आएगी संचार में। भाषा के माध्यम से भी बाधा आती है। मैंने बताया था शशि थरूर कुछ ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, ऐसी टफ इंग्लिश बोलते हैं, क्लिच्ड जार्गन्स का इस्तेमाल करते हैं जो सामने बैठने वाली ऑडियंस को समझ ही नहीं आता है, तो बाधा संचार में होती है। लेकिन रंगों के माध्यम से, कलर के माध्यम से कोई भी यहाँ पे बाधा जो है वो संचार में नहीं आती है। रंग क्या है? किसी बाधा का टाइप नहीं है, बल्कि रंग आपका अनौपचारिक संचार का एक प्रकार होता है, इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है आपका कलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरपर्सनल बैरियर इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अगेन नॉट लिखा हुआ है। एथनोसेंट्रिज्म, आपका सिमेंटिक्स, है ना, इनग्रेडिएशन या फिर इंप्रेसिव मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए एथनोसेंट्रिज्म इज योर करेक्ट आंसर। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? जब आप किसी के कल्चर की स्टडी करते हो उसको एथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं, तो ये एक इंटरपर्सनल बैरियर नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में। ऑप्शन नंबर ए प्रजाति केंद्रिता इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है? इनमें से कौन सा माइंडफुल लिसनिंग में ऑब्स्टिकल यानी कि बाधा नहीं है? प्री जजमेंट यानी कि पूर्व
निर्णय, आपने बात को सोचने समझने से पहले ही निर्णय बना लिया, क्या ये बाधा नहीं है? डुअल पर्सपेक्टिव, यानी कि आपके किसी भी चीज को लेकर दो पर्सपेक्टिव है, क्या ये बाधा नहीं है? मैसेज ओवरलोड, संदेश अतिभार, आपके दिमाग में इतने सारे मैसेज हैं, इतना सारा मैसेज का ओवरलोड हो चुका है जिसकी वजह से आप सही ढंग से चीजों को सोच ही नहीं पाओगे, तो क्या ये बाधा नहीं है? और मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी, मैसेज इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे कि शशि थरूर की लैंग्वेज इतनी ज्यादा टफ है, इतनी ज्यादा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है कि आपको समझ ही नहीं आ रही है, तो मैसेज इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, क्या ये बाधा नहीं है क्या? तो पूछा है कि कौन सी बाधा नहीं होती है, तो आपने अगर पहले से ही किसी के बारे में कुछ निर्धारण करके रखा हुआ है वो बाधा होती है, आपके पास में मैसेज का अगर ओवरलोड है तो भी बाधा होती है, और अगर मैसेज जटिल है, आपको समझ नहीं आ रहा है तो भी संचार में बाधा होगी, लेकिन द्विक दृष्टिकोण, डुअल पर्सपेक्टिव मैसेज में कभी भी बाधा नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या पूछा है आपसे? 2021 का क्वेश्चन है, पर्पसली मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरिंग, असर्टिवनेस, डिविएंस या फिर एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि जब भी हम संचार में इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर देते हैं, जब भी हम संचार में इंफॉर्मेशन को, सूचना को जानबूझकर उसमें हेरफेर कर देते हैं, ये क्या कहलाता है? ये आपका फिल्टरिंग कहलाता है, ये आपका निस्यंदन कहलाता है। फिल्टरिंग क्या होता है? मैसेज का, आपके पास में कोई मैसेज आया कि भाई उसने तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला, अब आपको अगर वापस से उसको वो बात बतानी है तो आप क्या बताओगे? उसमें कुछ हेर फेर करके बताओगे कि उसने मेरे को ऐसा बोला कि तूने मेरे बारे में ऐसा ऐसा और ऐसा कैसे बोला। ठीक है, तो आपने कुछ अपने ही शब्द लगा दिए उसके अंदर बात को और छोटे से बड़ी बात कर दी, तो यहाँ पे क्या किया आपने? फिल्टरिंग कर दिया, उस बात के अंदर मैनिपुलेशन कर दिया, इसको हम फिल्टरिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 2021 का सवाल है कि द मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, पुअर कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन या फिर सोशल प्रेशर। अंतरव्यक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत कौन सा है? यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसका मेजर सोर्स क्या होता है? किसकी वजह से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं? पुअर कम्युनिकेशन यानी कि कमजोर संप्रेषण की वजह से ही आपका जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसमें संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2021 का सवाल है, कॉन्ट्रोवर्सी ऑलवेज इन्वॉल्व्स रिवेंज, एंगर, पैशन या फिर डिसएग्रीमेंट। यानी कि विवाद में हमेशा क्या समाहित होता है? तो विवाद में हमेशा पैशन तो नहीं होता है, विवाद में हमेशा डिसएग्रीमेंट होता है, मतभेद होता है। किसी के बीच में विवाद हुआ है तो विवाद क्यों होगा? अगर मेरे और मेरे दोस्त के बीच में विवाद हो रहा है तो यानी कि हम किसी एक बात पे सहमत नहीं है, हमारे बीच में कुछ ना कुछ मतभेद हुआ है, तभी तो विवाद होगा। तो विवाद में क्या शामिल होता है? प्रतिशोध नहीं होता है, रिवेंज नहीं होता है, क्रोध भी हम मान सकते हैं कि भी क्रोध बाद में आता है, विवाद और बढ़ गया तब क्रोध आएगा, लेकिन विवाद में क्या शामिल होता है वो पूछा है। जुनून होता है विवाद में? जुनून भी नहीं होता है, मतभेद जरूर होते हैं तभी विवाद होता है। ऑप्शन नंबर डी डिसएग्रीमेंट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? यूपीपीसीए 2020 का सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर डिफ्यूजिंग वर्बल अब्यूज ऑफ को-वर्कर्स। यानी कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, हिंदी में रीड करके बताती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त होता है? बिकम डिफेंसिव, गेट इनटू डिबेट, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हार्मफुल लैंग्वेज या फिर कीप अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज। यानी कि इनमें से कौन सी चीज का आप उपयोग करोगे अगर आपको अपने सहकर्मियों के शब्दों का क्या करना है? तितर शब्दों का, जो भी वो अपशब्द यूज कर रहे हैं उसको अगर आपको डिफ्यूज करना है, उसको तितर बितर करना है, तो किसका इस्तेमाल करोगे? आप रक्षात्मक हो जाओगे खुद के लिए, या फिर आप वाद विवाद में पड़ जाओगे, आप हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से है ना इनकार करोगे, या फिर आप आक्रामक देह भाषा बनाए रखोगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी वो हानिकारक शब्द आपके लिए बोल रहे हैं आप उसको यूज नहीं, आप उसको रिफ्यूज करोगे, यूज करने से आप उसको इनकार करोगे कि तुम मेरे लिए ऐसे शब्द का यूज नहीं कर सकते हो, तभी आप अपने सहकर्मियों के जो भी है ना अपशब्द है उसका तीतर बितर कर पाओगे। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हार्मफुल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2020 का सवाल है यूपीपीसीएस का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस इन अपवर्ड कम्युनिकेशन? डिस्टॉर्शन, डिले, फिल्टरिंग या फिर लैक ऑफ रिस्पॉन्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिल्टरिंग जो है, निस्पंदन, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2020 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव लिसनिंग? निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है, वो आपसे पूछा है। तो नैदानिक श्रवण यानी कि डायग्नोस्टिक लिसनिंग, है ना परावर्तित श्रवण रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग यानी कि है ना परानुभूतिक श्रवण, या फिर निर्णयात्मक श्रवण यानी कि जजमेंटल लिसनिंग। पॉजिटिव लिसनिंग यानी कि एक अच्छी लिसनिंग का
फॉर्म नहीं है, अच्छी लिसनिंग की विशेषता नहीं है। तो डायग्नोस्टिक लिसनिंग, रिफ्लेक्टिव और एम्पैथेटिक तीनों चीजें जो है वो आपकी अच्छी लिसनिंग में, पॉजिटिव लिसनिंग में होनी चाहिए, सकारात्मक श्रवण में होनी चाहिए, पर आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे निर्णयात्मक नहीं होना चाहिए कि यार सामने वाले ने कुछ भी बात बोली तो आप उसके ऊपर जजमेंटल हो रहे हो, ठीक है, वो एक अच्छी लिसनिंग का साइन नहीं होता है। यही आपसे पूछा है कि कौन सा पॉजिटिव लिसनिंग का फॉर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, जजमेंटल लिसनिंग इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, बस कुछ ही सवाल और बचे हुए हैं हमारे। यूपीपीसीएस 2020 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड टू नॉइस, यानी कि नॉइस से जुड़ा हुआ कम्युनिकेशन का बाधा कौन सी नहीं है। परसेप्चुअल प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, डायडिक आर्कीटाइप्स या फिर कल्चरल डिफरेंसेस, इनमें से कौन सी संचार में बाधा नहीं होती है। परपेचुअल प्रॉब्लम क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्याएं। परपेचुअल प्रॉब्लम्स क्या है, परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, आपने किसी के लिए परसेप्शन जो है वो कुछ और बनाया हुआ है, ये एक बाधा होती है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो चुकी है, सूचार क्या, सूचना जो है वो अभी है ना अधिभार हो चुकी है, ठीक है, सूचना जो है वो ओवरलोड हो चुकी है आपके दिमाग में कि आप उसको ढंग से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, ये भी एक नॉइस होती है। कल्चरल डिफरेंसेस है, यानी कि सांस्कृतिक अगर बाधाएं आ रही है, सांस्कृतिक अगर डिफरेंसेस हैं तो वो भी बाधा होती है। लेकिन द्विक जो आपका है ना आर्कीटाइप्स होता है, डायडिक आर्कीटाइप्स है, ये आपका संचार में बैरियर नहीं होता है। यही आपसे पूछा है कि कौन सा संचार में बैरियर नहीं है, नॉइस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संप्रेषण के बैरियर्स इनमें से प्रभावी संप्रेषण के बैरियर्स इनमें से कौन से हैं, वो आपको चूज करके बताना है। मॉरलाइजिंग, जजमेंटल होना, कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन या फिर डायलॉग, समरी और सेल्फ रिव्यू देना, यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स, कूल रिएक्शन या फिर डिफेंसिव एटीट्यूड, पर्सनल स्टेटमेंट, आई कॉन्टैक्ट एंड सिंपल नरेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधा क्या बन रही है, आप अगर सेल्फ रिव्यू दे रहे हो, आप कोई समरी दे रहे हो तो गलत तो नहीं है, तो ये बाधा तो नहीं बनेगी। आप अगर सिंपल शब्दों का यूज कर रहे हो तो बाधा बिल्कुल नहीं बन सकती है। आप अगर आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो, आप अगर सिंपल नरेशन दे रहे हो तो ये तो अच्छी बात है, सरल आपका वर्णन है। आप अगर नजर मिला के बात कर रहे हो, आप अगर पर्सनल स्टेटमेंट बता रहे हो तो ये भी कोई गलत बात नहीं है, बाधा नहीं बनेगी। लेकिन आप जजमेंटल हो रहे हो, आप क्या कर रहे हो, नीति प्रवचन कर रहे हो, आप निर्णय परक हो रहे हो, या फिर आप सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां दे रहे हो, तो ये आपका एक बाधा जो है वो संचार में बन सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या पूछा है 2022 का सवाल है कि दो कथन दिए हुए हैं, संचार अपरिवर्तनीय होता है और संचार स्थिर होता है, इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपके दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड स्टाइल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का स्टाइल इनमें से कौन सा नहीं है, अग्रेसिव, मैनिपुलेटिव, असर्टिव या फिर परसुएसिव। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असर्टिव इज योर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली नहीं होती है, आक्रामकता, प्रहसन, दृढ़ता या फिर अनुनयन। तो ऑप्शन नंबर सी असर्टिवनेस यानी कि दृढ़ता इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारे सारे क्वेश्चन थे जो आपके पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, मैंने आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए हैं। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे। सारे क्वेश्चन का मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है आपको। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप मुझे डेफिनेटली कॉमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमने कम्युनिकेशन का पूरा यूनिट कवर कर लिया है विद एक्सप्लेनेशन एंड पीवाईक्यूज, ठीक है। हमने थ्योरी भी पढ़ ली और हमने इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। काफ़ी मेहनत करके मैंने ये दोनों क्लासेस आप लोगों के लिए बनाई थी कि भाई आपका सारा कंटेंट भी क्लियर हो जाए, सब कुछ आपको रिवाइज भी हो जाए एक ही वीडियो के अंदर, और आपका फिर पीवाईक्यू से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो अगर आपको मेरी मेहनत दिखे या फिर आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको सब कुछ समझ में आए, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इसको देख के अपना रिविजन और प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। एंड आई होप कि आप सबका एग्जाम जो है वो काफ़ी अच्छा निकले और यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मेरी क्लासेस से देखने को मिले, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप अगर किसी दूसरे टॉपिक पे भी मुझसे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।